हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सहायक शिक्षक भर्ती जो 2026 में होने वाली है उसमें से पर्यावरण अध्ययन टॉपिक का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 26 से 50 तक रहेगा, जिसमें हम परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, पानी, आवास, यात्रा और स्थानीय परिवेश के हाई लेवल वाले क्वेश्चन 25 लेकर आए हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये। हम यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत रूप से विश्लेषण करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न है, ईवीएस में परिवार का अध्ययन मुख्यतः किस समझ को विकसित करने में सहायक है? पहला में लिखा है केवल परिवार के सदस्यों के नाम याद करना। यह गलत है। क्यों गलत है? केवल नाम याद करना परिवार की पूरी समझ नहीं है। ईवीएस का उद्देश्य है बच्चे को परिवार के संबंध और उसकी भूमिका को समझाना है। ठीक है, बी देखते हैं। परिवार संबंधों, भूमिकाओं और विविधता को समझना। ये हमारा राइट आंसर है। क्यों है? यह सही है। क्यों सही है? परिवार पढ़ाते समय बच्चे अलग अलग संबंध, जिम्मेदारियां, सहयोग और परिवारों की विविधता को समझता है। ठीक है, सी देखते हैं। केवल रिश्तेदारों की संख्या गिनना। सदस्यों की संख्या जानना एक तथ्य हो सकता है, लेकिन परिवार की सामाजिक समझ इससे कहीं बड़ी होती है। ये गलत है। डी, केवल संयुक्त परिवार की विशेषताएं याद करना। सिर्फ संयुक्त परिवार को पढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। परिवार में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है भाई? कौन करता है? परीक्षा में इसका उत्तर मत लिख देना, ठीक है। परिवार में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? मम्मी और पापा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवारों की विविधता पढ़ाते समय शिक्षक का सबसे उचित दृष्टिकोण क्या होगा? पहला ऑप्शन में लिखा है एक प्रकार के परिवार को आदर्श बताना। देखिए, हर परिवार को एक ही मानक से देखना उचित नहीं है। ये गलत है। ठीक है, बी, विभिन्न परिवारों का सम्मान करना। जी हाँ, यही है सही उत्तर। परिवारों की संरचना अलग हो सकती है और सभी का सम्मान होना जरूरी है। ठीक है, सी, बच्चों के परिवारों की तुलना करना। तुलना से बच्चे क्या होते हैं? असहज हो जाते हैं। डी, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए परिवार को मानना। वास्तविक जीवन में पुस्तक से अधिक विविधता मिलती है। करेक्ट आंसर है बी, विभिन्न परिवारों का सम्मान करना। किसी के घर में 4 लोग हैं, किसी के घर में 10 परिवार की गिनती से प्यार की गिनती नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे से उसके परिवार में किए जाने वाले कार्यों की सूची बनवाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला है केवल लिखावट सुधारना। लिखावट एक इंसिडेंटल स्किल हो सकती है, मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बी, परिवार में श्रम और जिम्मेदारियों की समझ विकसित करना। जी हाँ, यही है करेक्ट आंसर। बच्चा समझता है कि घर के काम अलग अलग सदस्य करते हैं और श्रम का सम्मान करना चाहिए। सी देखते हैं, परिवार के सदस्यों की परीक्षा लेना। यह परिवार की समझ की गतिविधि है, परीक्षा नहीं।
डी केवल गृह कार्य पूरा करवाना। गृह कार्य हो सकता है लेकिन शैक्षिक उद्देश्य सबसे बड़ा है। ध्यान रखिएगा, बच्चों घर के काम सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, काम का सम्मान और सहयोग सीखना भी ईवीएस का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भोजन की विविधता मुख्यतः किससे प्रभावित हो सकती है? पहला ऑप्शन है जलवायु, स्थानीय संसाधन और संस्कृति। जी हाँ, यही करेक्ट आंसर है। जलवायु, उपलब्ध फसलें, स्थानीय संसाधन, संस्कृति और परंपराएं भोजन को प्रभावित करते हैं। बी देखते हैं, केवल व्यक्ति की ऊंचाई। ऊंचाई भोजन की क्षेत्रीय विविधता का मुख्य कारण नहीं है। सी केवल विद्यालय की दूरी। विद्यालय की दूरी भोजन की सांस्कृतिक विविधता निर्धारित नहीं करती है। डी केवल कपड़ों का रंग। कपड़ों का रंग भोजन से संबंधित नहीं है। जहाँ चावल ज़्यादा पैदा होगा वहाँ चावल की एंट्री प्लेट में ज़्यादा होगी। ये कोई जादू नहीं, ज्योग्राफी है। अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन की तुलना करवाने से क्या विकसित हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया है सांस्कृतिक विविधता की समझ। जी हाँ, यही सही उत्तर है। भोजन के माध्यम से संस्कृति, परंपरा और स्थानीय संसाधन समझे जा सकते हैं। बी देखते हैं, केवल गणितीय क्षमता, गणना मुख्य उद्देश्य नहीं है। सी केवल लिखावट, लिखना केवल सहायक कौशल है। डी केवल खेल कौशल, खेल से इसका संबंध ही नहीं है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले छोटा सा काम कर दीजिए आप लोग। हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारा प्यारा सा चैनल ये देखो क्रैक समाइल, इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। पहला ऑप्शन दिया है केवल अधिक मात्रा में भोजन करना। देखिए, ज़्यादा खाना बैलेंस डाइट नहीं होता, ये गलत है। बी केवल प्रोटीन युक्त भोजन लेना, केवल प्रोटीन पर्याप्त नहीं है। सी विभिन्न आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में लेना। जी हाँ, यही हमारा करेक्ट आंसर है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर आदि की आवश्यकताएं होती है। डी देखते हैं, केवल फल और सब्जियां खाना। फल सब्जियां जरूरी है लेकिन अकेले पर्याप्त नहीं है। सिर्फ मिठाई खाकर कोई नहीं कह सकता मेरा डाइट बहुत बैलेंस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? पहला दिया है दाल। दाल क्या है जी? प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल सही है। बी देखते हैं, चीनी। चीनी मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट देती है। क्या देती है? कार्बोहाइड्रेट। सी नमक। नमक मिनरल का स्रोत है, प्रोटीन का नहीं है भाई। डी शुद्ध पानी। पानी आवश्यक है लेकिन प्रोटीन सोर्स नहीं है पानी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयरन की कमी का प्रमुख परिणाम क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एनीमिया। एनीमिया क्या है जी? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से जुड़ी है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। बी देखते हैं, रतौंधी। रतौंधी मुख्यतः विटामिन ए की कमी से संबंधित है। सी स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी से संबंधित है। डी रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी से संबंधित
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। आयरन का काम सिर्फ लोहे की रेल बनाना नहीं, शरीर में भी बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? पहला ऑप्शन है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस से जुड़ी समस्या हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। बी देखते हैं, स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? विटामिन सी की कमी से होता है। सी देखते हैं, एनीमिया। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। डी देखते हैं, गंडमाला। गंडमाला क्या है जी? आयोडीन डिफिशियंसी है, ठीक है, जो गले में होता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी किस रोग से संबंधित है? पहला देखते हैं गंडमाला। जी हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर है। गंडमाला आयोडीन से गोटर हो सकता है गले में, ठीक है। बी देखते हैं, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। सी, स्कर्वी। विटामिन सी। डी देखते हैं, रतौंधी। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, सुरक्षित पेयजल की पहचान में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पहला लिखा है पानी का रंग सुंदर होना। तो देखिए, साफ दिखने वाला पानी हमेशा सुरक्षित हो, यह बात जरूरी नहीं है। बी, पानी रोगजनक संदूषण से सुरक्षित होना। जी हाँ, यही इसका राइट आंसर है। रोगजनक सूक्ष्म जीवों और अन्य हानिकारक संदूषकों से सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सी देखते हैं, पानी बहुत ठंडा होना। ठंडा होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है। डी देखते हैं, पानी का स्वाद मीठा होना। मीठा स्वाद भी सुरक्षा का प्रमाण नहीं है। दिखने में साफ हमेशा सुरक्षित ऐसा नहीं है, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, जल जनित रोगों से बचाव के लिए सबसे उचित उपाय कौन सा है? पहला ऑप्शन है दूषित पानी पीना। दूषित पानी पीने से बीमारियां बढ़ेगी। बी, सुरक्षित पेयजल और सुरक्षा। जी हाँ, यही इसका राइट आंसर है। सुरक्षित पानी और सैनिटाइजेशन दोनों जरूरी है। सी देखते हैं, खुले जल स्रोत में कचरा डालना, इससे क्या होगा? जल प्रदूषण बढ़ेगा। डी देखते हैं, पानी को बिना जांचे उपयोग करना, इससे बीमारी का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बारिश का पानी छत से भागने देना है या टंकी में बुलाना है, यही है हार्वेस्टिंग का क्षेत्र, ठीक है। तो क्या करना है जी? वर्षा को रोकना है? बिल्कुल नहीं। वर्षा जल का संग्रहण और भूजल का पुनर्भरण करना है, यही इसका राइट आंसर है। नदी को प्रदूषित करना? बिल्कुल भी नहीं। पानी की बर्बादी बढ़ाना? नहीं। अगला प्रश्न है, भूजल स्तर कम होने का प्रमुख कारण कौन सा हो सकता है? पहला है अत्यधिक भूजल का दोहन। जी हाँ, यही इसका सही उत्तर है। निकासी रिचार्ज से अधिक होने पर ग्राउंड वाटर लेवल घट जाता है, ठीक है। बी देखते हैं, वर्षा जल संचयन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज में मदद कर सकता है, सही बात, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये सही है, ठीक है। सी, तालाब संरक्षण। तालाब संरक्षण जल उपलब्धता में मदद करती है। डी, भूजल पुनर्भरण। भूजल पुनर्भरण से जल स्तर बढ़ने की प्रक्रिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवास का अध्ययन ईवीएस में क्यों महत्वपूर्ण है। एक ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, जितने भी ये केवल 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 ये सभी को काट देना एक ही बार, जो बच गया वो आपका आंसर है। आवास और पर्यावरण के संबंध को समझने के लिए, ठीक है, देख लेते हैं। जलवायु, स्थानीय सामग्री, सुरक्षा और संसाधन आवास को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तीनों ही ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, गर्म क्षेत्रों में घरों की बनावट पर कौन सा कारक प्रभाव डाल सकता है। पहला है जलवायु, जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। तापमान, हवा, वर्षा आदि आवास की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है केवल परिवार का नाम, विद्यालय की दूरी, कपड़ों का रंग, ये आवास की भौगोलिक बनावट के मुख्य निर्धारक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग किससे संबंधित हो सकता है। पहला है स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता, जी हाँ, यही इसका सही उत्तर है। जहाँ जो संसाधन उपलब्ध होते हैं वे निर्माण पर प्रभाव डाल सकते हैं। केवल मनोरंजन, केवल खेल, केवल भाषा, इनका सीधा संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में यात्रा का अध्ययन बच्चों को मुख्यतः किससे परिचित कराता है। पहला ऑप्शन है लोगों, स्थानों, परिवहन और जीवन शैली की विविधता, जी हाँ, इसका सही उत्तर है। बच्चों को यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं है, यात्रा के साथ लोग, भाषा, भोजन, व्यवसाय, परिवहन और संस्कृति भी बदलती दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में परिवर्तन का प्रमुख प्रभाव क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है लोगों और वस्तुओं की आवाजाही आसान होना, इसका सही आंसर है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। बी देखते हैं, हमेशा दूरी बढ़ना, परिवहन का उद्देश्य दूरी से अधिक कठिन बनाना नहीं है। सी, संचार पूरी तरह समाप्त होना, परिवहन और कम्युनिकेशन अलग लेकिन संबंधित व्यवस्थाएं हैं। डी, यात्रा असंभव होना, बिल्कुल विपरीत बात है। अगला प्रश्न है, बच्चों से आप स्कूल कैसे आते हैं पूछना किस प्रकार की ईवीएस गतिविधि हो सकती है। पहला है स्थानीय अनुभव आधारित गतिविधि, ये इसका सही उत्तर है। बच्चा अपने वास्तविक अनुभव से उत्तर इसका देता है। बी, केवल रटंत गतिविधि, उसे कुछ रटना नहीं है, केवल विज्ञान प्रयोग, यह साइंस एक्सपेरिमेंट भी नहीं है। डी, केवल कला गतिविधि, मुख्यतः आर्ट एक्टिविटी भी नहीं है। किसी का स्कूल तक रास्ता 5 मिनट का और किसी का बस में आधा घंटा, यही से ईवीएस की कहानी शुरू होती है भाई। अगला प्रश्न है, स्थानीय बाजार का अध्ययन बच्चों को किस बात को समझने में मदद कर सकता है। पहला ऑप्शन है वस्तुओं, व्यवसाय और विनिमय की स्थानीय व्यवस्था, जी हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर है। बाजार सामाजिक और आर्थिक जीवन का हिस्सा है। बी में देखिए क्या लिखा है, केवल दुकानों के रंग, केवल दुकान का आकार, सड़क की चौड़ाई, ये केवल सतही विशेषताएं बताई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्थानीय व्यवसायों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है बच्चों को स्थानीय जीवन और आजीविका समझने के लिए, जी, यही इसका सही उत्तर है।
स्थानीय व्यवसाय से बच्चा समझता है कि लोग कैसे काम करते हैं, कौन से संसाधन उपयोग होते हैं और समुदाय की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। ये बाकी ये तीनों ही केवल वाले हैं, इसे काट दीजिएगा। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि सर ने केवल केवल वाले दिए हैं, ये आप लोगों को समझाने के लिए है एग्जाम में, ठीक है, कि जहाँ पर भी केवल शब्द दिखे काट दो। अगर क्वेश्चन निगेटिव बात कर रहा है तब तो पढ़ो, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो काट देना। 48 नंबर का क्वेश्चन है, स्थानीय परिवेश में पर्यावरणीय समस्या का अध्ययन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। देखिए, केवल केवल केवल, राइट आंसर बी। समस्या का अवलोकन, जानकारी संग्रह और संभावित समाधान पर चर्चा। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे स्थानीय जल स्रोत के बारे में बुजुर्गों से जानकारी लेते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, हर मौखिक जानकारी को वैज्ञानिक तथ्य मान लेना। देखिए, ये गलत है। क्यों गलत है? हर लोक कथन वैज्ञानिक तथ्य नहीं हो सकता। बी देखते हैं, जानकारी का सम्मान करते हुए उसे अन्य स्रोतों प्रमाणों से समझने का अवसर देना। जी हाँ, यही इसका सही उत्तर है। लोकल नॉलेज का सम्मान, क्रिटिकल वेरिफिकेशन दोनों जरूरी होता है, ठीक है। सी देखते हैं, स्थानीय ज्ञान को पूरी तरह अस्वीकार करना। स्थानीय ज्ञान लर्निंग रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। डी, बच्चों को जानकारी लेने से रोकना, इससे बच्चों के अनुभव और कम्युनिटी रिसोर्स का उपयोग खत्म हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये आज का अंतिम प्रश्न है। एक शिक्षक बच्चों को हमारे क्षेत्र का भोजन विषय पढ़ाता है। वह बच्चों से घर में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनवाता है, स्थानीय बाजार का सर्वे करवाता है, अलग अलग परिवारों के भोजन की तुलना करवाता है और अंत में चर्चा करवाता है कि भोजन पर स्थानीय जलवायु, उपलब्ध संसाधन और संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। यह शिक्षण मुख्यतः किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन दिया है केवल पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम। यह केवल टेक्स्ट बुक बेस्ड नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने घर, बाजार और परिवार से वास्तविक जानकारी ला रहे हैं। पहला ऑप्शन गलत है। बी, अनुभवात्मक स्थानीय संदर्भ आधारित और एकीकृत अधिगम। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। बच्चा पहले अपना अनुभव लाता है, फिर स्थानीय बाजार का सर्वे करता है, फिर तुलना करता है और अंत में जलवायु, संसाधन और संस्कृति से संबंध बनाता है। इसलिए यह एक्सपेरिमेंटल, लोकल कॉन्टेक्स्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सी को देखते हैं, केवल रटन अधिगम। बच्चे यहाँ केवल जानकारी याद नहीं कर रहे, बल्कि वास्तविक जानकारी इकट्ठी करके उसका विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए रोट लर्निंग नहीं। डी, केवल व्याख्यान आधारित अधिगम। शिक्षक केवल लेक्चर नहीं दे रहा, बच्चे स्वयं जानकारी एकत्र और विश्लेषण कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे पार्ट 2 के 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा प्यारा सा चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।